हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकेम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीओसी, पीओसी और आइसोमेरिज्म के पीवाईक्यूज 2025 के जनवरी अटेम्प्ट्स के बारे में। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि सर इसमें क्वेश्चन कम आए, इस बार जीओसी नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन तो थे ही। वो जीओसी से रिलेटेड थे, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थे, पीओसी से रिलेटेड थे या फिर आईयूपीएसी से रिलेटेड थे। तो मैं इन सारे टॉपिक्स को मैं जीओसी और आइसोमेरिज्म हमेशा कहता हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर पेपर में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे 25 में से, तो 10% पेपर है यार, है ना। तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, तो हम लोग उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। बाकी पीवाईक्यूज वगैरह सब तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे, वो डेक्स्ट्राकेम की साइट पे मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा, आजकल में सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी मैं कराता जाऊंगा वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, मतलब अपलोड करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। तो देखो, देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो कैनॉट शो। तो ये हमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट को अगर मैं हाईलाइट कर लूं, इनकरेक्ट को मैं हाईलाइट कर लूं, तो ये क्या है? ये आइसोमेरिज्म इनकरेक्ट हो जाएगी और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका कैसा आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। कह रहा ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये बात तो सही है कि अगर मान लो ट्रांस टू ब्यूटीन बना लें तो उसमें हाइड्रोजन दोनों किधर है? अपोजिट साइड है, यानी कि ये बात तो सही लिखी है, लेकिन ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये सही लिखी है इसलिए ये अपना आंसर नहीं है। ठीक। अगला कह रहा है सिस ट्यूब्यूटीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ट्यूब्यूटीन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सिस ट्यूब्यूटीन बना दें और ट्रांस ट्यूब्यूटीन बना दें तो ट्रांस में क्या होगा? वेक्टर्स क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सिस में क्या होंगे? सम अप हो जाएंगे। तो ये भी सही बात लिखी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला कह रहा है 2 मिथाइल ब्यूटूइन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। 2 मिथाइल ब्यूटूइन बनाना है जरा। तो 2 पे मिथाइल लगा दिया और ब्यूटूइन बनाना है, तो ये लिख दिया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल आ गए। जब भी आइडेंटिकल ग्रुप आ जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि ये भी आंसर सही होगा हमारा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा और ये इनकरेक्ट लिखा है। कह रहा है ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांस फॉर्म होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? सिस फॉर्म से, बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सिस फॉर्म का कम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई इसमें? बिल्कुल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। अब हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। तो ये कार्बन देखो, ये कायरल है। ये कार्बन कैसा है? कायरल है। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है जिसपे हमें ये हम कहते हैं क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया है। ये क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया है। और ये क्या है? ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो ये क्या है? स्टीरियो सेंटर है। ये क्या है? स्टीरियो सेंटर है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि एन की वैल्यू 2 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर हम लिख दें तो कितना हो जाएंगे? 2 रेज टू द पावर एन, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। बात ये समझनी चाहिए कि जब हमसे स्टीरियो आइसोमर पूछे हैं तो हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही बताने पड़ेंगे, अदरवाइज सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख पाओगे ना आसानी से? इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला कह रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड का लिखना है तो हम जानते हैं प्रायोरिटी टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में सीओएच की प्रायोरिटी हाईएस्ट। ठीक। सीओएच की प्रायोरिटी कैसी? हाईएस्ट। ठीक। तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन हो गए तो ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन चारों ऑप्शन में दे रखा है। इसमें देखो जरा ध्यान से कि 2 पे और 5 पे डाई मिथाइल लगे हुए हैं। 2 और 5 पे क्या लगे हुए हैं? डाई मिथाइल। तो 2 और 5 पे डाई मिथाइल लगे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। या तो कौन सा है? या तो हमारा 3 है या 4 है। अब जरा ध्यान से देखना, तो 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन को अगर मैं ओपन करके लिख दूं तो इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि OCH3 अलग लिख दें, और यहाँ पे इसे लिख दें ऐसा OCH3 ऐसा लिख दें, और यहाँ पे हम इसे CH3 लिख दें। लिख सकते हैं ऐसा, और ये चेन इधर चलती रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं।
अब इसे हम क्या लिखेंगे, ये कैसा है, ये मेथॉक्सी कार्बोनाइल है। अगर हम कार्बोनाइल के फॉर्म में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी कार्बोनाइल लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। तो इसका नाम आ जाएगा क्या, 6 पे मेथॉक्सी कार्बोनाइल है और 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड है। ठीक, बात समझ में आई आसानी से। अगला कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग में हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो OMe का कैसा ग्रुप है, OMe ये मेटा पोजीशन पे लगा है तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, क्योंकि सिंस इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, सिंस इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे इसलिए कैसा लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक, और माइनस आई से क्या होता है, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की घटती है। ये पैरा पे है, पैरा पे से क्या लगाएगा, ये प्लस एम लगाएगा, लगाएगा, ये कैसा लगा देगा, प्लस एम लगा देगा, लगा देगा। यहाँ से इसी तरह से लिख दो, तो ये क्या लगा रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी जो है वो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आई और माइनस एम के। ठीक है, माइनस आई और माइनस एम के कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये प्लस एम लगा रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, और यहाँ पे क्या लग रहा है, ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स क्या है, MHI होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स क्या होता है, MHI होता है। तो एच सबसे एम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या हुआ कि OMe जब लगाया इस पे तो प्लस एम से इसकी स्टेबिलिटी हो गई ज़्यादा, तो आंसर आ गया 2। तो अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 के बाद है 4, 4 के बाद है 3 और 3 के बाद है 1, क्योंकि 1 में क्या काम कर रहा है, माइनस का इफेक्ट काम कर रहा है। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख के देखेंगे जब सवाल लगाएंगे, तो क्यों अगला बार सवाल केवल यही तो लिख के आएगा नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो हमें वो भी सही सही पता होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल असर्शन रीजन है, हमसे कह रहा है कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय लेसेग्ने टेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, लेसेग्ने टेस्ट से करते हैं। और किसी को अगर पीओसी नहीं आ रही है तो भैया वीडियो जाके जरूर देख लो, पीओसी वाला बहुत जरूरी है वो तुम्हारे लिए देखना। ठीक है, जब तक थ्योरी वीक है ना, मैं ये पढ़ाते पढ़ाते समझ पाया लोगों की थ्योरी ही नहीं सही है, थ्योरी अगर सही है ना तो वहीं आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक, अगला कह रहा है क्या, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक कंपाउंड्स formed by formed by the compound इदा है कंपाउंड विद मैग्नीशियम इन लेसिग्ने टेस्ट। मैग्नीशियम यूज नहीं करते इसमें, हम क्या यूज करते हैं, सोडियम यूज करते हैं, सोडियम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ना, सोडियम यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। पहला सही दूसरा गलत का ऑप्शन कौन सा, पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर आ गया इसका 2। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को भी। ठीक, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, इसमें भी यार थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग्स हैं, इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे 3,4 डाइमिथाइल है ना, कहीं कहीं पे मिसप्रिंटिंग छूट गई मेरे से, मैंने सही किया था, पता नहीं लगा नहीं, सेव नहीं हुई फाइल। ऐसा क्या कर रहा है, द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन सा होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन। ठीक, तो इसमें क्या पहला कंपाउंड कौन सा लिखा, टेट्रा मिथाइल हेप्टेन लिखा है। टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, तो 7 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। 2 2 पे डाइमिथाइल है, और ये 1 2 3 4 पे मिथाइल है, और 5 पे मिथाइल है। तो इसमें 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं, एक ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 पे है और 6 पे है। सही, तो इसमें कितने अल्फा हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए 4 5 6 7, ऐसा लिख लो। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए इस पे, 4 हो गए। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगला देखो क्या कर रहा है, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो हेक्सेन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 पे मिथाइल है, 1 2 3, और ये 4 4 पे है। ठीक, तो इसमें भी 2 डिग्री कार्बन कहाँ कहाँ पे, इसमें 2 डिग्री कार्बन यहाँ यहाँ पे। जब 2 डिग्री कार्बन यहाँ यहाँ, तो इसमें कितने हैं, 4 2 डिग्री हाइड्रोजन से, 4 2 डिग्री हाइड्रोजन से। ठीक है,
अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो हमें 8 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक, 5 पे लगा हुआ है, 4 पे ही लगा हुआ है इथाइल, 5 6 7 8 हो गया। ठीक, और इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन हमें ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसमें कितने हो गए? 8। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। अगला कह रहा है 2,2,3 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। इसमें यार एक पेंटेन में, टेट्रा मिथाइल में एक कम है। चलो इसे बना के देख लेते हैं, क्योंकि इनमें तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 4 आएगा। इसे बना देता हूँ, और शायद वो प्रिंटिंग ही एरर है। तो ये कह रहा है 2,2 पे लगा दिया, ठीक, और 1 2 3 4 5 करना है। टेट्रा मिथाइल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दो, तो इसे एक 3 और लिख दो, 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अब ये टेट्रा मिथाइल पेंटेन में हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन इसमें कितने आ गए? 2 ही आ गए। तो 2 डिग्री H कितने हैं इसमें? 2 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका 4 आ जाएगा। 2,2 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन आ गया। सिंपल सवाल है, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इन द लेसिग्ने टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल ठीक बात है। कोवेलेंट कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि उनके टेस्ट कर सकें, क्योंकि हम सॉल्ट के टेस्ट कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग N एंड S, जब N और S दोनों है तो गिव्स अ प्रूशियन ब्लू कलर विद FeSO4। प्रूशियन ब्लू FeSO4 के साथ कौन देते हैं? साइनाइड देते हैं। जब C ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो CnS तीनों चीजें हैं, तो इसमें क्या बन जाता है? SCN माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? SCN। और ये Fe3+ के साथ कौन सा कलर देता है? FeSCN के साथ होल थ्राइस के साथ कैसा कलर देता है? ब्लड रेड कलर देता है। और ये याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। अगर पहला सही और दूसरा गलत है तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। आंसर विल बी 4th। सही। अगला देखो, अगला कह रहा था करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे कंपाउंड का कैसे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। तो अगर देखो इसका हम रेजोनेंस करा दें तो ये एरोमेटिक है। अब इसे प्लस माइनस से मत चेक करना कि वो न्यूट्रल है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ये मत कहना बिल्कुल, है ना, ये कहना गलत बात है। ये नेगेटिव चार्ज है तो कैसा होगा? ये रेजोनेंस करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? रेजोनेंस। और ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, और ये कैसा है? ये है हमारा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये तो कैसा कन्वर्ट हो गया? ये तो टब बन गया था। साइक्लोऑक्टेट्राईन तो टब बन जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम क्या लिखते हैं? स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखते हैं क्या, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक से बाद कौन से आते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद कौन आते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं? सबसे कम स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो सबसे कम स्टेबल होते हैं। ठीक, अब तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? क्यू हो गया, क्यू के बाद हो गया आर, आर के बाद हो गया पी। तो क्यू आर पी आंसर आ गया। आंसर लिख देंगे 4। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है ड्यूरिंग द सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड इज। परसेंटेज ऑफ सल्फर हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर ले। परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला अगर हम लिख दूं तो सबको फॉर्मूला तो याद ही होता है कि 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक, तो ये हो गया 32/233
इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना आ गया, बेरियम सल्फेट का मास जो आ गया वो आ गया 466 ग्राम्स, और इसका मोलर मास आ गया 466, और इसका क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया था 160 इंटू 100। तो ये हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 0 से 0 गया, और ये 2 टाइम्स हो गया, तो आ गया कितना, 40% आंसर आ गया इसका। सिंपल कैलकुलेशन दी है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आंसर क्या आ गया, 40% आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि विच वन ऑफ द कार्बोकैटाइन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल बताना हमें, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एफ क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, प्लस एम जो एफ का है वो वेरी लेस है, वो कैसा है, वीक है ना, वेरी वीक है, ठीक। इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस एम लगा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ भी बिजी है, तो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे तो ये कैसा लगा रहा है, ये माइनस इफेक्ट लगा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर ही नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि दूर है डबल बॉन्ड के, तो इसमें तो माइनस आई लग रहा है। और इसमें अगर देखोगे ध्यान से, तो ये बढ़िया से प्लस एम लगा रहा है, यहाँ से कैसा लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस और Me3, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। समझ में आई बात, तो इस तरह से बन जाएगा, और इसमें हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसमें हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 4, क्योंकि इसमें 4 में प्लस एम काम कर पा रहा है। फ्लोरीन का प्लस एम और ऑक्सीजन के प्लस एम में जमीन आसमान का अंतर है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो बहुत अंतर पता लग जाएगा तुम्हें। अगला कह रहा है क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, तो तुम्हें थ्योरी अच्छे से आनी ही चाहिए। क्या रहा है, ड्यूमास मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बिल्कुल सही बात है, ड्यूमा यूज होता है, और दूसरा कौन सा होता है, जेल्डाल होता है, ड्यूमा होता है और जेल्डाल होता है। ड्यूमा मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बिल्कुल नहीं, ये किसके लिए होता है, ये स्टेटमेंट जेल्डाल के लिए ट्रू है। ड्यूमा में तो हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन निकल रही है उसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूमेट एचटीपी नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। ये तो इसमें तो क्या करते हैं, जेल्डाल मेथड में हम अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, फिर उसे H2SO4 से टाइट्रेट करके, मतलब टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, N1V1 करके 1.4 NV/1000 यूज करते हैं, ठीक। ड्यूमा में हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ N2 निकाल लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर हो गया 1। समझ में आया, अंतर केवल स्टेटमेंट में पूछा गया, ये सवाल की खूबसूरती है ना। अगला क्या कर रहा है, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। तो पेंट कार्बन लिख लेते हैं CH3, पेंट 2 ऑल लिखना है, और 4 इन लिखना है, ठीक है, 4 इन 2 ऑल लिखना है, और 5 पे फिनाइल भी लगाना है, 5 पे फिनाइल लगा देता है, 5 पे क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5, सही। अब इसमें देखो ये कायरल कार्बन है, सेम क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, तो 2⁻n यानी कि 2⁻2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल, सीधा सीधा सवाल, ज़्यादा ताकत लाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.25 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन is equals to 80/188 into mass of AgBr divided by mass of organic compound into 100। तो ये हो गया 80/188। AgBr का मास है कितना, 0.15, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.25 इंटू 100, ठीक, इंटू 100 कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से डेसिमल गया, यहाँ हट गया, ये 25 चौक 100 आ गया, ठीक। और ये कितना बचा, 15 चौक 60 हो गया, तो ये 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 188 आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे तो 25.5 आ जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे, 255 इंटू 10⁻⁻1 लिख देंगे, तो आंसर आ गया 255। सीधा सीधा सवाल है, बस कैलकुलेशन इसे डिवाइड करना था, 25.5 एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट क्या 25.53 के लगभग आएगा, तो हम 225 लिख दिया इसे।
अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो एंटी है जिसे मानना है, इसमें काफी डिस्प्यूट हो सकता है, कई लोगों को कॉपी में अलग लिखा हो और पेपर में अलग आया हो। इसमें डिस्प्यूट ये है कि ट्रोपोलियम आइन है, ये कौन सा है, ये ट्रोपोलियम आइन है। तो ये एरोमेटिक है और एरोमेटाइजेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो सी हो गया सबसे ज़्यादा। सी के बाद आ गया ए में 3 फिनाइल रिंग लगी है, जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग उतना ज़्यादा रेजोनेंस, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सी के बाद ए आ गया, ए के बाद आ गया बी के बाद आया डी। तो सी ए बी डी आंसर आ गया, आंसर लिखा 4। रीजन हमें पता लग गया कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ग्रेटर विल बी द मतलब स्टेबिलिटी। और इसमें तो केवल क्या लग रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इज वर्किंग। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इज ऑपरेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 5 अल्फा एच आ गया, यहाँ पे 2 पीएच रेजोनेंस करा रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा था प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब तुमसे इतना सारा सवाल पूछा जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत है अच्छी, है ना। क्या कह रहा है कि सॉलिड से वेपर बना, हीट करने से सॉलिड से वेपर कौन बनाएगा, सब्लिमेशन होगा, वेपर को फिर से सॉलिड में करेंगे तो रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सब्लिमेशन आ जाएगा। सिंपल है, सॉलिड से वेपर बनने का मतलब ये सब्लिमेट हो रहा है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल फिर से स्टेटमेंट आ गया, और स्टेटमेंट वाले सवालों को थोड़ा सा गौर देने की जरूरत होती है हमको। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ये दो कंपाउंड दिए, ये आइसोमेरिक है बिल्कुल, तो इसमें क्या करो कि इसकी डीबी निकाल लो। इसकी डीबी 1 आएगी और इसकी भी डीबी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, इसकी डीबी कितनी आ जाएगी, एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एक रिंग होता है। और इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आइसोमर्स तो है, सही बात है। क्या कर रहा है कि ये दोनों जो हैं जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जब एमीन्स होते हैं, एमीन्स जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, उन्हें हम लोग मेटामर्स नहीं कहते। वो क्या हो जाते हैं, वो नए फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों क्या हो गए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू आ गया। ठीक, तो आंसर आ गया 2। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द कंपाउंड हेक्स 13 डाई इन 5 आयन। तो अगर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में हमें बताना हो कि किसमें ज्यादा है, ठीक, तो मतलब सम हम बताना है, तो हेक्सा 13 डाइन, तो ये लिख गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिख दिया क्या, 5 पे आइन चाहिए हमें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब कई लोग सोचेंगे कि नंबरिंग लेफ्ट से क्यों नहीं कर दी सर, मतलब राइट से करते हो लेफ्ट तक आते हैं, यानी कि एल्काइन की प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन एल्काइन की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं होती, किसकी ज़्यादा होती है, एल्कीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। एल्काइन से अगर सेम डिस्टेंस में, तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे, एल्कीन से शुरू करेंगे। तो इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 बन गए, 5cc सिग्मा बॉन्ड बन गए, 5cc सिग्मा बॉन्ड बन गए, बोलो बन गए कि नहीं बन गए, 5cc सिग्मा बॉन्ड बने। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 2 4, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। और CH बॉन्ड कितने हैं, CH बॉन्ड कितने हैं, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, तो 6 CH बॉन्ड है। तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11 4 15, तो टोटल 15 हो गया। तसल्ली से करना इस सवाल में, इस सवाल में जनरली मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम लोग स्पीड में होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ इस सवाल को तक हमने गलत कर पाया, क्यों, क्योंकि हम लोग तेजी में थे, हम लोगों ने सवाल को मिसरीड किया, हम लोगों ने सिग्मा और पाई में CH वाले बॉन्ड को काउंट ही नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया बताना। अगला कंपाउंड क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, अगला सवाल हमसे कह रहा है, जब मैं पॉज हो गया था ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी, IUPAC नाम बताने। IUPAC नाम मिला लो जरा। तो नंबरिंग यहाँ शुरू करने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें। C2H5 को खोल के लिख दिया तो नाम क्या लिख देंगे, 3 पे आ जाएगा इथाइल, 5 पे आ गया मिथाइल, और आ गया हेप्टेन। तो पहले का आंसर आ गया 2, पहले का आंसर आ गया क्या, 2। अगला देखो जरा, इसे लिखो CH3 CH3,
और यहाँ पे लिख दो CH2 CH2 CH3 और इसे भी लिख दो क्या CH2 CH2 CH3। ठीक, तो नंबरिंग इसमें किधर से भी कर लो कोई फर्क नहीं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से चूज करना। तो इसका नाम आंसर आ जाएगा क्या कि 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन आ गया, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन आ गया इसका नाम। ठीक, तो इसका बी का आंसर हो गया 4, बी का आ गया 3। तो 1 का 2 बी का 3 आ गया, ऐसा ऑप्शन हमारे पास दो में है, 2 और 3 में। इसे देखो नंबरिंग, इसकी नंबरिंग तो सीधे कर ले 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल 1 3 पेंटाडाइन। ठीक, और इसका नाम हो गया क्या 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेन। तो इसका आंसर हो गया 1, इसका हो गया 4। ठीक, तो 1 और 4 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका 3 आ गया। आसानी से निकल रहा, कोई दिक्कत इस नहीं, डी का आंसर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया आसानी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है। PSH में सल्फर के पास लोन पेयर है, तो सल्फर न्यूक्लियोफाइल है। SME में सल्फर के पास दो के पास न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे, तो न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एल्कीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन हम हर बार चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, और देखो ये जितना मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ वही सवाल डिट्टो आ गया कि एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ही। तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए, जिसपे प्लस है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। सी डबल बॉन्ड तो क्या है, मेनली कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये भी मेनली कैसा इलेक्ट्रो बिहेव करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो आंसर इसका जो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। ध्यान रखना कि जो इमीन है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इमीन कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करती है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन है, निगेटिव बेयर अटैच दे रहा है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 है। अब C9H12 है तो इसकी डीवी निकाल लो जरा, डीवी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 - 12/2, तो ये हो गया 10 - 6 यानी कि 4 हो गया। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द अबव कंपाउंड विद 4 डिफरेंट नॉन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट। ठीक है, तो क्या करें, हमने एक बेंजीन बना ली, क्योंकि हमें DB4 चाहिए थी, बेंजीन बना ली। एक हमने लगा दिया क्या CH3, और 9 कार्बन थे हमारे पास टोटल, तो हमने 2 मान लो यहाँ खर्च कर दिए। हमने मेटा पे क्यों लगाया, क्योंकि हमें 4 साइड चाहिए अटैक कराने के लिए, तो 1 2 3 4 4 साइड्स हैं अटैक कराने के लिए। जब हमने ऑर्थो लिया, जब हमने ऑर्थो लिया, तो ऑर्थो में भी देखो ध्यान से, तो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 अटैक कराने के लिए। लेकिन अगर तुम पैरा ले लोगे, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, दो सही हो गए। अगर हम इसे पैरा ले लें, पैरा ले लें, तो हमारे पास एक ही दो साइड बचेंगी केवल, एक ये वाली और एक ये वाली, दो बचेंगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कितने बनेंगे इसके, दो बनेंगे। और ये दोनों कौन कौन से हैं, वो पहले दोनों हैं। ठीक है, दो कौन से हैं, जो पहले दोनों हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.2 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड पूछ रहा है। तो ये फिर से वही सवाल आ गया जो अभी हम लोगों ने लाया था। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 32/233 इंटू, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं जिससे तुम्हें याद हो जाए, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ, अच्छा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे होता ना, मास ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पुट कर दो यहाँ पे 32/233 हुआ, इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, मास ऑफ ऑर्गेनिक BaSO4 कितना आ गया 0.40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2 ही है, सिंपल। तो यहाँ से डेसिमल हटा के जीरो बढ़ाया, यहाँ से यहाँ हटा दिया, तो ये हो गया कितना, बेसिकली ये हो गया 32 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 233। ठीक, तो इससे आंसर आ जाएगा 27.6 आ रहा है, 27.5 आ रहा है एक्चुअली,
27.5 आ रहा है, मतलब जो एग्जैक्ट आ रहा है वो 27.46 आ रहा है। और इसे लिखेंगे क्या, 275 इंटू 10⁻⁻1 लिख देंगे, जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए, नियरेस्ट इंटीजर पे हम राउंड ऑफ कर पाए। ठीक है, आखिरी सवाल पे आ गए हम लोग। आखिरी सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द हेक्स 1 इन 4 आइनर। तो हेक्स 1 इन ले लेते हैं और 4 पे आइन ले लेते हैं। तो 1 2 3 पाई हैं। सिग्मा काउंट करना जरा, सिग्मा कितने हैं कि 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा सी एच बॉन्ड है, 5 सिग्मा सी एच बॉन्ड है। और 2 1 3 2 5 1 6 1 6 3 9, 9 हमारे पास टोटल है सिग्मा सी सी बॉन्ड। 9 हमारे पास क्या है, सिग्मा सी सी बॉन्ड 9 है। कितने करना, 2 यहाँ पे आ गए, 1 3 1 3 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ गए, 6 और 3 9 आ गए हमारे पास में। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बनाया हम लोगों ने। हम लोगों ने स्ट्रक्चर, एक कार्बन यहाँ पे बढ़ गया, हाइड्रोजन, यार यही गड़बड़ है, एक हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा हुआ, तो कितने आखे 8 है। ठीक, हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, बड़ा इसलिए उसलिए मिस्टेक हो गई, ये इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तो 13 हमारे पास आ गए सिग्मा सी एच बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड आ गए, जो सी डबल बॉन्ड सी के फॉर्म में। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन नहीं था, लास्ट नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है कि इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट। ठीक है, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। नहीं, वो क्या करता है, स्टेशनरी फेज तो वाटर होती है, जो पेपर होता है वो मोबाइल फेज का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, पहला सही दूसरा गलत। तो पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर इसका आ गया 1। और यहीं पे हम लोगों ने जीओसी के 22 क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट कर लिए। तो जीओसी भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे 2025 का। मैं पहले से बता के रख रहा हूँ, जिससे तुम प्रिपेयर होके आना, जिससे हम लोग साथ में कर पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। ठीक है।